नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर इंदिरा अशोक एक बार पुनः राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 की जो टेस्ट सीरीज चल रही है भाटिया आश्रम के द्वारा, उसका मैं 5वां शेड्यूल पेपर यहां सॉल्व कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं। अब तक हमारे हिंदी विषय के मतलब प्रथम प्रश्न पत्र के 5 शेड्यूल पेपर पूरे हो चुके हैं। ये 5वां शेड्यूल पेपर है जिसका मैं सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आप पिछले 4 पेपरों में देख चुके होंगे कि भाटिया आश्रम के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसका जो प्रश्न पूछने का तरीका है वह बिल्कुल परीक्षा के अनुरूप है। यह नहीं है कि एक रटी रटाई परंपरा या जो पुस्तकों में उपलब्ध होता है उसी को कट कॉपी पेस्ट किया और परीक्षा के रूप में आपको दे दिया। आपको स्वयं लग रहा होगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो वर्तमान पद्धति अपनाई जा रही है परीक्षा की, उस परीक्षा पद्धति के अनुरूप ही हम यहां पर पेपर ले रहे हैं। मैं आपको बीच में भी इस बात से अवगत करवाऊंगा, लेकिन एक बार मैं आपको पहले भी ये कह देना उचित समझता हूं कि भाटिया आश्रम के द्वारा इस टेस्ट सीरीज के साथ साथ एक अलग से 5 प्रश्न पत्रों की सीरीज चलाई जाएगी। जो शेड्यूल पेपर जो होंगे 5, वे बिल्कुल परीक्षा के अनुरूप होंगे, पूरे सिलेबस के होंगे। यहां आपने देखा होगा कि कुछ टॉपिक्स को ही लेकर के हम ये शेड्यूल पेपर चला रहे हैं। वैसे इसका भी उद्देश्य यह है कि हम पूरे सिलेबस को लें। अब जो बड़े 5 पेपर होंगे वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस और अकॉर्डिंग टू आरपीएससी एग्जाम पद्धति के आधार पर ही होंगे। मित्रों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप उस टेस्ट सीरीज को स्वयं भी ज्वाइन करें और अपने मित्रों को भी उसके विषय में अवगत करवाएं और उनको भी उस टेस्ट सीरीज से जोड़ें। रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आपको उस टेस्ट सीरीज से संबंधित विशिष्ट जानकारी लेनी हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आइए अब हम बात करते हैं हमारे पीएसआई के जो 5वें बड़े शेड्यूल पेपर की। उस शेड्यूल पेपर से पहले मैं आपको एक बार, क्योंकि इस विषय में मैं बार बार आपको इसलिए भी अवगत करवाता हूं कि कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये ललक पैदा हो, ये जिज्ञासा पैदा हो कि कोई हमारे बारे में भी प्रश्न पूछे, हमारा भी कोई इंटरव्यू ले। और ये तभी होगा जब आप इस तरह से इस श्याम पट्ट पर दिखाई दें। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि आप भी इस श्रृंखला में एक कड़ी बने। एक फोटो आपका भी यहां पर, और ये नहीं कि 50वीं 60वीं रैंक हो, नहीं, अपने को पहली, दूसरी, चौथी, 5वीं और अनवरत रूप से 100 तक की रैंक में आना है। ठीक है। तो मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि 2005 में हमारे 5 विद्यार्थी अंतिम रूप से चयनित हुए थे। 2010 में 6, 2016 में 26 और ये आंकड़ा बढ़कर के 2021 में 34 हो गया था। और फिर मैं कह रहा हूं कि 2025 का ये आंकड़ा 3 की संख्या में, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि हम जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से बच्चों को हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो निश्चित रूपेण एक सफलता का नया आयाम सृजित करेगा।
ये राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक परीक्षा का प्रथम पेपर है हिंदी का, द्वितीय पेपर सामान्य ज्ञान का है। इसका पहला पेपर है, मतलब पहला क्वेश्चन है संप्रदान कारक चिह्न। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ये भी कई बार पूछा जाता है। पीएसआई 2010 में ये पूछा था शब्द शुद्धि में। संप्रदान कारक चिह्न के लिए के लोप से बना समस्त पद नहीं है। इसका मतलब है संप्रदान के लिए विभक्ति चिह्न लगता है, लेकिन ऐसा कौन सा है जिसमें विभक्ति चिह्न के लिए का प्रयोग नहीं हुआ है? लोक से इतर, मतलब लोक से भिन्न, इसका संधि विच्छेद होगा तो हम करेंगे लोक प्लस उत्तर। ठीक है, तो लोक से भिन्न या लोक से इतर, तो यहां तो से आ रहा है। भिक्षा के लिए अटन, कर्ण के लिए फूल, सभा के लिए मंडप, तो इसका मतलब इनमें तो संप्रदान कारक का प्रयोग हो रहा है, लेकिन लोकोत्तर में नहीं हो रहा है, इसलिए राइट ऑप्शन फर्स्ट। तो यहां पर लोकोत्तर में संप्रदान कारक चिह्न के लिए का लोप नहीं हुआ है। ठीक है, आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। निम्नलिखित में से अनुचित समास विग्रह किस विकल्प में हुआ है? न्यायालय, न्याय के लिए आलय, जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट, भंडार के लिए गृह, भव तारण, भव के लिए तारण। न्याय के लिए आलय, जाति से भ्रष्ट, भंडार के लिए गृह और भव तारण, भव के लिए तारण नहीं, भव से तारण। राइट ऑप्शन फोर्थ। इन सब में के लिए का प्रयोग हुआ है और इसमें के लिए नहीं आएगा, भव से तारण, भव से तरना, अलग होने के अर्थ में। चलिए साहब, निम्नलिखित में से भिन्न समस्त पद समूह है। अश्वमेध, रक्तदान, वनमाली, जगन्नाथ, दावानल, सौरमंडल, घुड़सवार, ध्यानमग्न, कला निपुण, कर्मयोग, ग्रंथावली, दीप शिखा। अब देखो, आप यहां पर देखिए, अश्व का मेध, रक्त का दान, वन का माली, जग का नाथ, दावा का अनल, सौर का मंडल। अब यहां पर सब संबंध कारक है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ध्यान में मग्न, कला में निपुण, कर्म का योगी, ग्रंथ की अवली, दीप की शिखा। तो यहां पर का, की, के संबंध कारक का बोध हो रहा है इन तीन में। तो ठीक है, घुड़सवार, ध्यानमग्न और कला निपुण इनमें अलग है। तो कहने का आशय यह है कि भिन्न समस्त पद वाला जो है वो तीसरा है। इसलिए समास विग्रह का ज्ञान होना बहुत जरूरी है भैया, ये ध्यान रख लेना। उपसर्ग निर्मित भिन्न शब्द समूह है। परिवार, परिसर, परिचालन, परिजन, परिचर, परिक्रमा, परिभाषा, परिपाटी, परितोष, परिणय, पर्यटन, पर्याप्त। अब देखो, यहां पर देखो आप, परिप्लस बार, परिप्लस सर, परिप्लस चालन, परिप्लस जन, परिप्लस चर, परिप्लस क्रमा, परिप्लस भाषा, परिप्लस पाटी, परिप्लस तोष। अब देखो, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इसमें व्यंजन संधि है, ध्यान रख लेना, इसी कारण से यहां पर इस विकल्प को रखा है। वैसे बात यह है, वास्तविकता में व्याकरण की अगर हम बात करते हैं, अब मैं पता नहीं, कई बार दुखी भी होता हूं कि इन महापुरुषों को हो क्या गया। न को न करना कोई संधि का नियम नहीं है, न को न करना संधि का नियम नहीं है, ये ध्यान रख लें आप। यदि ऐसा है, यदि ऐसा होता तो फिर श्रवण में भी व्यंजन संधि होती, रावण में भी व्यंजन संधि होती। फिर आप बताइए कि निर्वाण में कौन सी संधि है, फिर निर्णय में कौन सी संधि है, अगर ऐसा होता तो?
तो इनमें तो विसर्ग संधि नहीं होनी चाहिए, इनमें तो व्यंजन संधि होनी चाहिए। तो ये ध्यान रहे, न को न करना कोई संधि नहीं है, ठीक है ना। फिर भी ये विद्वानों का आम भ्रमित मत है। तो यहां पर संधि के नियम के अकॉर्डिंग हुआ है। ऐसे ही यहां पर परि प्लस अटन है और परि प्लस आप्त है। कहने का मतलब यह है कि इनमें तो सब में संयोग है, इनमें तो सब में क्या है, संयोग। उपसर्ग और मूल शब्द दोनों केवल संयोग हुए हैं, दोनों जुड़े हैं, और इनमें सब में संधि के अकॉर्डिंग हुआ है, इसलिए राइट ऑप्शन फोर्थ है। तो कहने का आशय यह है कि न को न करना कोई संधि का नियम नहीं है। श्रवण, श्रावण, रावण, परिणय, ठीक है ना, व्रण, तृण, कृष्ण, इनमें कोई संधि नहीं है, ठीक है। न को न करना कोई संधि नहीं है। आइए बात करते हैं, उपसर्ग निर्मित अनुचित शब्द समूह है। उपसर्ग निर्मित अनुचित शब्द समूह है। वाह, ये तो पहला ही गलत है भैया। परिषद बिल्कुल गलत है, तीनों ही शब्द गलत हैं। प्रतिगामी, विघटन, परिणाम, प्रतिदान, प्रतिमान, विद्रोह, पराभव, परित्याग, प्रतिलिपि, ये चारों, ये अनुचित यही है। इसका होगा पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण, परि प्लस एक्षण, पर्यवेक्षण। इसका होगा विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, ठीक है। और इसका होगा परिषद। परिषद, यस, इसलिए राइट ऑप्शन फर्स्ट। आइए अगला देखते हैं, विशेष, भिन्न, बिना, इतर, ठीक है ना, बिना अर्थ वाला उपसर्ग है, तो ये तो वी उपसर्ग है, क्योंकि परा का मतलब तो होता है दूसरा या विशेष, परि का मतलब चारों ओर, प्रति का मतलब तरफ और प्रत्येक, वी का मतलब होता है बिना रहित विशेष, तो वी उपसर्ग है। हमारे गांव के मंदिर में मूर्ति की स्थापना कर दी गई है, वाक्य में संज्ञा भेद नहीं है। वाक्य में संज्ञा भेद नहीं है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब देखो, पहले यहां पर देखो आप, मैं यहां पर बता देता हूं। एक तो यहां गांव शब्द का प्रयोग हुआ है, एक हुआ है मंदिर का, एक हुआ है मूर्ति का, और एक है स्थापना। अब आप देखो, गांव, मंदिर और मूर्ति, ये जातिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है, और स्थापना भाववाचक संज्ञा है। तो इसका मतलब है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है कहीं पर भी, ये तो सर्वनाम है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट। आइए बात करते हैं, निम्नलिखित में से कितने विकल्पों में समान भाववाचक संज्ञा पद हैं? भूख, मोल, प्रेम, चीख, पुकार, मार, उछाल, उभार, सुधार, हार, जीत, लूट। वेरी गुड। अब देखो आप, भूख भाववाचक संज्ञा है, मोल भाववाचक संज्ञा है, प्रेम भी भाववाचक है। प्रेम भाव है, मोल भी भाव है, भूख भी भाव है। लेकिन देखो अंतर क्या है, ये क्या है, ये हैं जिनको हम कहते हैं ना रूढ़ या मूल, ये जिनको मूल संज्ञा कहते हैं, इनको मूल क्या कहते हैं, उनको मूल संज्ञा है या रूढ़, रूढ़ संज्ञा है। ये रूढ़ संज्ञा है, मूल संज्ञा या रूढ़ संज्ञा शब्द है, ठीक है ना। इनमें डायरेक्ट है ये, इसमें किसी भी शब्द का वो नहीं है, रूढ़ है ये। और ये सब हैं यौगिक, ये सब क्या है, यौगिक संज्ञा है, यौगिक संज्ञा है। अब ये आप यौगिक कैसे हैं मैं आपको वो बता देता हूं। जैसे चीख है, तो ये चीखना, ये क्रिया से बनी है ना, मतलब क्रिया मतलब ये क्रियापद है। चीखना प्लस अ बराबर चीख, ठीक है। ऐसे ही पुकार, तो पुकारना, पुकारना प्लस अ बराबर पुकार।
मैं आपको ये सारी इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको ये चीजें याद रहें। जैसे मारना, मारना, ये ना लगा करके हम क्रियापद बना लेते हैं क्योंकि ये जितने भी शब्द हैं ना, ये सारे के सारे शब्द हिंदी के शब्द हैं और हिंदी में धातु नहीं होते हैं, हिंदी में क्रियापद होते हैं। हिंदी में धातु वे ही हैं जो संस्कृत से ग्रहण किए गए हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, अब ये चीख धातु नहीं है, चीख धातु है ही नहीं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, चीख प्लस अ बराबर चीख, पुकार प्लस अ बराबर पुकार, नहीं, चीखना प्लस अ बराबर चीख, पुकारना प्लस अ बराबर पुकार। जैसे मैं आपको लिखा रहा हूं, ये ध्यान रख लेना, बहुत कम लोग जानते हैं, 99% लोग नहीं जानते, मैं आपको बता रहा हूं। तो मारना प्लस अ बराबर मार, ऐसे ही उछालना, उछालना, उछालना प्लस अ बराबर उछाल, उछाल। ऐसे ही उभारना, उभारना प्लस अ बराबर उभार, ठीक है। हारना, हारना प्लस अ बराबर हार, जीतना, जीतना प्लस अ वही है, मैं ऐसे ही लिख देता हूं, एक जैसा ही है ना, ऐसे। तो जीत और लूटना, लूटना प्लस अ बराबर लूट। क्योंकि ये क्या है, ये बनी है प्रत्यय के योग से, ये मतलब क्रिया प्लस प्रत्यय बराबर ये बने भाववाचक संज्ञा, इसलिए ये यौगिक यौगिक संज्ञा है, ये यौगिक संज्ञा है दोनों ही, ये सारी की सारी भाववाचक संज्ञा हैं, लेकिन ये तो है मूल भाववाचक संज्ञा और ये हैं सब यौगिक जो क्रियापद से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये अंतर है, इसलिए राइट ऑप्शन फर्स्ट। बेटा मैं मानता हूं समझ में आ गया होगा आपके में, इसलिए वो कह रहा है निम्नलिखित में से कितने विकल्पों में समान भाववाचक संज्ञा पद हैं। तो अरे यार ये तो भाई अब इसको ऐसे करेंगे, ये फिर ये होगा 2 3 4, 2 3 4, राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन सेकंड, ठीक है। ये 2 3 4 में समान संज्ञा है, समान भाववाचक संज्ञा है। आइए, किस विकल्प में संज्ञा के 2 से अधिक भेद हैं, किस विकल्प में संज्ञा के 2 से अधिक भेद हैं। मालवीय जी, अब देखो आप यहां पर मालवीय जी व्यक्तिवाचक संज्ञा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। बच्चे रविवार को अक्सर हमारे यहां आते हैं, तो बच्चे केवल और केवल जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। महादेवी वर्मा व्यक्तिवाचक संज्ञा, आधुनिक मीरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रेमचंद जी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा, जीवन में सुख दुख ये भाववाचक संज्ञा। तो इसका मतलब है एक से अधिक संज्ञा, मतलब 2 से अधिक संज्ञाएं किसमें प्रयुक्त हुई हैं, चौथे विकल्प में। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा और ये भाववाचक संज्ञा। आइए क्वेश्चन नंबर 10, सर्वनाम का भिन्न प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। सर्वनाम का भिन्न प्रयोग, सर्वनाम का भिन्न प्रयोग। मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सही बात है, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है, वह समय पर अपना काम निपटा देता था, आप खुद कई दिन बाद आए हैं। वाह वाह वाह, भिन्न प्रयोग, इसमें सब में, इनमें सब में क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। और आप, ये आप खुद, ये पुरुषवाचक, निजवाचक और कई अनिश्चयवाचक। तो राइट ऑप्शन फोर्थ, सर्वनाम का भिन्न प्रयोग किस विकल्प में हुआ है, इसमें ही हुआ है।
ये भाटिया आश्रम, जैसा मैं आपको शुरू में बता रहा था, ये वही है। मैंने आपको कहा था कि मैं बीच में भी बताऊंगा। तो भाटिया आश्रम के द्वारा राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक परीक्षा की एक न्यू टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर 5 बड़े पेपर होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न। 22 फरवरी 2026 रविवार से यह आरंभ होगा, ठीक है। तो इसमें एक होगा 22 फरवरी को पहला पेपर, दूसरा पेपर होगा 1 मार्च को, तीसरा पेपर होगा 8 मार्च को, चौथा पेपर होगा 15 मार्च को और 5वां पेपर होगा 22 मार्च को। एडमिशन ओपन है, आप भी लें और दूसरों को भी प्रवेश लेने के लिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? बच्चा कुछ ना कुछ तोड़ता रहता है, कुछ ना कुछ अनिश्चयवाचक है। वे अक्सर किसी से बातें करते हैं, किसी से बातें करते हैं, तो यह भी अनिश्चयवाचक है। कोई उनका पीछा कर रहा है, यह भी अनिश्चयवाचक है। इस खुशी के मौके पर कुछ मीठा हो जाए, अरे वाह, ये तो कुछ मीठा हो जाए ना, तो कुछ मीठे का मतलब है भाव, यह है कुछ मीठा हो जाए, तो ये तो सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है, इसलिए तो सार्वनामिक विशेषण है, कुछ मीठा हो जाए, तो ये तो विशेषण बन के आया। राइट ऑप्शन फोर्थ। संबंधवाचक सर्वनाम वाला विकल्प पहचाने, संबंधवाचक सर्वनाम वाला विकल्प पहचाने। वह पुस्तक मिल गई है जो, भैया देखो ये क्वेश्चन डाउटफुल है, क्योंकि इसमें सब में ये जो का प्रयोग हो रहा है वह है, ये निश्चयवाचक है, वह निश्चयवाचक है, ठीक है। तो वह पुस्तक मिल गई जो आप ढूंढ रहे थे, तो जो संबंधवाचक है और वह निश्चयवाचक है। वह लड़का आ गया जो गुरुजी से मिलना चाहता था, ठीक है, लेकिन इसमें ये ज्यादा मुझे सटीक लग रहा है, तो राइट ऑप्शन फोर्थ। वृत्ति का संबंध किससे है? ओहो, अब देखो आप, वृत्ति का संबंध है क्रिया से, क्योंकि वृत्ति की जो परिभाषा है ना, वृत्ति कहते हैं प्रयोजन को, वृत्ति कहते हैं मूड को, MOOD मूड, प्रयोजन, उद्देश्य, मूड। क्रिया का वह रूप जिससे कर्ता के प्रयोजन या उद्देश्य का बोध होता हो, मतलब कर्ता किस उद्देश्य या प्रयोजन से कोई कार्य कर रहा है उसका बोध होता है, और यह बोध होता है क्रिया से। तो क्रिया का वह रूप, इसलिए यहां पर वृत्ति का संबंध क्रिया से है, कार्य या कर्म से नहीं है। तो राइट ऑप्शन फोर्थ। वृत्ति का संबंध किसकी मनः स्थिति से जुड़ा है? मनः स्थिति का मतलब है वही उद्देश्य या भाव, ठीक है। तो यहां पर वक्ता और लेखक, वक्ता और लेखक, इसका मतलब है, वक्ता का मतलब बोलने वाला, बोलने वाला, और लेखक का मतलब लिखने वाला, लिखने वाला। कहने का आशय यह हुआ, क्रिया का वह रूप जिससे, अब ये दोनों ही दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों कर्ता हैं, जो अभी मैंने बताया था। ये दोनों क्या हैं? कर्ता हैं। मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों कर्ता हैं। ये कर्ता है। तो क्रिया का वह रूप जिससे बोलने वाले या लिखने वाले की मनः स्थिति का, उसके उद्देश्य का, उसके प्रयोजन का बोध होता। तो राइट ऑप्शन वक्ता और लेखक, इसका मतलब 2 व 3 दोनों। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा
फोर्थ, वृत्ति का संबंध किसकी माने स्थिति से जुड़ा है? वक्ता की और लेखक की। इसलिए ऑप्शन कौन सा राइट है? दूसरा व तीसरा। चलिए, अब तुम अपने घर चले जाओ, वाक्य में वृत्ति है। अब तुम अपने घर चले जाओ, क्या दिया जा रहा है? आज्ञा दी जा रही है, आज्ञार्थ वृत्ति है। वृत्ति 5 प्रकार की होती है: इच्छार्थ वृत्ति, आज्ञार्थ वृत्ति, संकेतार्थ वृत्ति, निश्चयार्थ वृत्ति और संभावनार्थ वृत्ति। ठीक है, तो इसमें आज्ञार्थक वृत्ति है, जिसको हम विध्यर्थ वृत्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विध्यर्थ वृत्ति, विध्यर्थ वृत्ति। ठीक है, ये दादी से उठा नहीं गया, इसलिए वे मंत्री जी के आने पर भी बैठी रही। वाक्य में वाच्य है वह। वेरी गुड। तो देखो, दादी से उठा नहीं गया, दादी से उठा नहीं गया, ये तो हो गई भाववाच्य। और मंत्री जी के आने पर भी बैठी रही, मंत्री जी के आने तक बैठी रही, ये कर्तरीवाच्य है, क्योंकि इसमें कर्ता अब देखो इसमें क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि वृत्ति का सीधा सीधा वाच्य का जो संबंध है, वो वाच्य का संबंध भी क्रिया के रूप से है। यदि क्रिया में कर्ता के वचन, लिंग और कारक, कर्ता के वचन, लिंग और कारक कर्ता के वचन, लिंग और कारक के प्रयोग, मतलब कर्ता के वचन, लिंग और कारक के प्रयोग से क्रिया में परिवर्तन होता हो, क्रिया में परिवर्तन होता हो, तो होता है कर्तरीवाच्य, तो होता है कर्तरीवाच्य। यदि कर्ता के वचन, लिंग और कारक के प्रयोग के द्वारा अगर क्रिया परिवर्तित हो रही है, जैसे मोहन जाता है और सीता खाती है, या सीता जाती है, सीता जाती है। अब आप देख लो, जैसे ही लिंग परिवर्तन हुआ, क्रिया बदल गई। अगर कर्ता के वचन, लिंग और कारक से अगर क्रिया में परिवर्तन हो रहा है तो कर्तरीवाचक, ये है पहला। दूसरा है, अगर कर्म के द्वारा क्रिया में परिवर्तन हो रहा, क्रिया में परिवर्तन हो रहा हो, वही है वचन, लिंग और कर्म के द्वारा हो रहा हो, तो कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। ठीक है, कैसे?
उपन्यास लिखा जा रहा है, जा रहा है। उपन्यास लिखा जा रहा है, उपन्यास क्या है? कर्म है। और कहानी लिखी जा रही है, लिखी जा रही है। अब देखो, ये क्रिया है, ये क्या है? क्रिया। लिखा जा रहा है, लिखी जा रही है। अब आप देख लीजिए, उपन्यास पुल्लिंग है इसलिए लिखा जा रहा है, कहानी स्त्रीलिंग है इसलिए लिखी जा रही है। तो किसके अकॉर्डिंग क्रिया में परिवर्तन हो रहा है? कर्म के आधार पर, कर्म के वचन और लिंग, ठीक है, इसके आधार पर। तो जहां पर कर्ता के वचन, लिंग और कारक के द्वारा क्रिया में परिवर्तन होता हो तो वहां पर होता है कर्तृवाच्य। जहां पर कर्म के वचन, लिंग के द्वारा परिवर्तन होता है क्रिया में तो वहां पर होता है कर्तृवाच्य, वो तो कर्मवाच्य। और जहां पर ना कर्ता के वचन लिंग से कोई फर्क पड़ता हो, ना कर्म के वचन लिंग से क्रिया पर कोई फर्क पड़ता हो, वहां पर होता है भाववाच्य। क्योंकि भाववाच्य वाक्यों में कर्ता और कर्म का कोई रोल नहीं होता, भाव का रोल होता है, मतलब क्रिया का रोल होता है, क्रिया प्रधान होती है, उस क्रिया पर कोई असर नहीं होता। कर्ता बदल दो, कर्म बदल दो, कुछ भी कर दीजिए, आप कोई भी वचन लगाओ, कोई भी लिंग परिवर्तन करो, कोई भी कारक लगाइए, क्रिया पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे दादी से उठा नहीं गया, अब दादा से उठा नहीं गया, अब यहां दादी लगाओ या दादा लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, एक और पहचान है भाववाचक भाववाच्य की, कि भाववाच्य वाक्य हमेशा अकर्मक होते हैं, ये हमेशा ध्यान रख लेना। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सनातन सत्य है कि जो भाववाच्य वाक्य होते हैं वो अकर्मक होते हैं, उनमें क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक होती है, राइट। तो दादी से उठा नहीं गया, ये भाववाच्य है। और वे मंत्री जी के आने पर भी बैठी रहीं, अगर यहां होता दादी जी की जगह पे दादाजी, तो वे दादाजी मंत्री जी के आने पर भी बैठे रहे, तो कर्तृवाच्य है, दादाजी बैठे रहे और दादी जी बैठी रही। परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये तो हो गया कर्तृवाच्य और ये हो गया भाववाच्य। दादाजी से उठा नहीं गया और दादी जी से उठा नहीं गया, उठा नहीं गया में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो मैं मानता हूं कि शायद ये समझ में आ गया होगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा है भैया? भाववाच्य प्लस कर्तृवाच्य, राइट ऑप्शन थर्ड। शांति के प्रतीक सफेद कबूतर उड़ाए गए वाक्य किस वाच्य रूप में है और इसे किस वाच्य रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? शांति के प्रतीक सफेद कबूतर उड़ाए गए, कबूतरों को उड़ाया गया। शांति के मतलब मंत्री जी के द्वारा या नेताजी के द्वारा या दिनेश के द्वारा शांति के प्रतीक कबूतरों को उड़ाया गया, तो कर्मवाच्य हो गया। और अब इसे कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में परिवर्तित किया जा सकता है, भाववाच्य तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सकर्मक क्रिया के वाक्य भाववाच्य नहीं होते, तो बदल ही भाववाच्य तो हो ही नहीं सकता। तो कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य, तो मंत्री जी ने या नेताजी ने शांति के प्रतीक सफेद कबूतर उड़ाए, तो ये हो गया राइट ऑप्शन सेकंड, कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य। निम्नलिखित में से कितने विकल्पों में कर्मवाच्य क्रिया रूप है? उठा लिया गया, भेज दिया गया। निम्नलिखित में से कितने विकल्पों में कर्मवाच्य क्रिया रूप है? कर्मवाच्य, उठा लिया गया, भेज दिया जाएगा, पहुंचा दी गई है, समय पर ही जाएगा। ये कितनों में? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 फर्स्ट में है, इसमें नीचे वाले में नहीं है भैया। समय पर ही जाएगा संभव नहीं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द समूह नहीं है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द समूह नहीं है।
आलस्य, आश्रय, इसका मतलब तत्सम शब्द कौन से हैं, ये है बात कुल मिला के। तो तत्सम कौन से हैं? आलस्य, आश्रय, आमलक, अगुआ नहीं, अकाज, अनशन, अवसर, अर्चन, अगहन, आठ, इतना, आसन नहीं, ये नहीं। राइट ऑप्शन फर्स्ट यही है। किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? अन्यत्र, आषाढ़, आयसु, ईंधन, अचवन, अक्षोभ, अज्ञानी, एला, अर्ची। अरे वाह। अप्सरा, आखेट और उपर्युक्त, यह है तीसरा। अज्ञानी, एला, अर्ची। ज्योति प्रकाश, अर्ची कहते हैं ज्योति प्रकाश आभा को, मतलब पूजा अर्चनाएं। एला होती है इलायची, अज्ञानी, यही है। अभाग्य का तद्भव रूप होगा, अभागा, अभागा, अभाग्य का अभागा, तद्भव। रेणु, खेह, गर्द, ये पर्यायवाची किसके हैं? रेणु। आपने अब देखो, ऐसे अगर याद रखो ना आप, या जिनको हिंदी का ज्ञान रहता है वो बहुत अच्छे से ऐसे याद रख सकते हैं। सूरदास जी का एक पद है, घुटरनु चलत रेणु तन मंडित, रेणु तन मंडित मुख दद लेप किए। तो घुटरनु चलत, भगवान श्री कृष्ण घुटवन चल रहे हैं, घुटनों के बल। घुटरनु चलत रेणु तन मंडित, और पूरा शरीर किसमें लिपटा हुआ है? धूल में। रेणु तन मंडित, तो रेणु किसका वो हो गया पर्यायवाची? धूल का। मुख दध लेप किए, और मुंह पर क्या लगाए हुए हैं? दधी। तो दधी किसका पर्यायवाची है? दही का। मुख दध लेप किए। कठला कंठ वज्र के हर नख राजत रुचिर ही है ना। तो अब ही किसका वो हो गया? हृदय का। तो बहुत सारे पर्यायवाची हम याद कर सकते हैं अगर हमें काव्य का ज्ञान है तो। ऐसे ही एक आपने आलम कवि का दोहा पढ़ा होगा। वो आलम कवि ऐसे कलाकार कवि हुए हैं अपने जीवन काल में कि जिन्होंने पूरी जिंदगी भर, पूरी जवानी में आशिकी की, और जब बुढ़ापा आया, दोनों पैर कब्र में लटक गए, तो वो भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति में लीन हो गए, और पूरे जवानी भर गुलाटी मारी उन्होंने। ठीक है। शेख रंगरेज जिनसे प्यार करते थे, उसके चक्कर में ब्राह्मण से मुसलमान बन गए थे। और फिर अंत में उन्होंने लिखा, राधा मोहन लाल को जिन्हें न भावत नेह। क्या लिखा फिर? राधा मोहन लाल को जिन्हें न भावत नेह, जिनको प्रेम अच्छा नहीं लगता राधा मोहन लाल जी का, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी से प्रेम नहीं करते। परियो मुठी हजार दस, उनकी परियो मुठी, मुठी माने मुट्ठी, हजार दस, 10,000 मुट्ठी, तिनकी आंखन खेह, खेह माने धूल। ऐसे लोग जिनको राधा कृष्ण से भक्ति नहीं है, राधा कृष्ण से प्रेम नहीं है, ऐसे नालायक लोगों की आंखों में 10,000 मुट्ठी, खेह माने धूल। तो खेह किसका पर्यायवाची है? धूल का। अब गर्द, अब सुन लो साहब, अब गर्द का भी बता रहा हूं मैं आपको। अब आप में से सोच लो कितने जर्दा खाते हैं वो रगड़ने वाले। बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत गंदी आदत है, तंबाकू नहीं खानी चाहिए, है ना। नशा किसी प्रकार का हो, नहीं करना चाहिए। तो आज के बाद में छोड़ देना अगर खाते हो तो। अब एक कविता बता रहा हूं मैं आपको। कुछ लोग बड़े मजे ले लेकर के तंबाकू रगड़ते हैं। आपको लगेगा कि ऐसा ही करते हैं क्या। सोने से पात हथेली पे रख के, जर्दा लेते हैं पुड़िया में से, और वो उनको मैंने संज्ञा दी है सोने के पत्थरों की। मतलब वो सामान्य जर्दा नहीं है, वो उनकी दृष्टि में क्या है? स्वर्ण पत्र। सोने से पात हथेली पे रख के और चित्त लगाए के चूरों की है, मन लगा करके ऐसा उनको रगड़ते हैं। क्या कहने से। सोने से पात हथेली पे रख के चित्त लगाए के चूरों की है, और चांदी सो चूनो। यहां चूने को किसकी संज्ञा दी है? चांदी की। चांदी सो चूनो लियो चुटकी भर। अब उन दोनों को एक कर लिया, मतलब उन पत्तों पे भी रख लिया उसको। तो चांदी सो चूनो लियो चुटकी भर,
दोनों को जीव जो एक कियो है, दो देह एक प्राण बना लिया उनको रगड़ करके, मतलब चूना भी उस तंबाकू में मिल गया। तो सोने से पात हथेली पे धर के चित्त लगाए के चूरो कियो है, और चांदी सो चूनो लियो चुटकी भर, दोनों को जीव जो एक कियो है रगड़ के, है ना। ताल बजावत, फिर क्या है, ताली मारते हैं, फटकते ही नहीं फटकते हैं उसको ऐसे। ताल बजावत गरद उड़ी, अब गर्द, अब याद रखना मैं कोई फालतू में नहीं पढ़ा रहा हूं। तो गर्द किसका है, ताल बजावत गर्द उड़ी, गर्द क्या है, धूल, उड़ती है कि नहीं उड़ती है। ताल बजावत गर्द उड़ी, मन शोक विकार धिक्कार दियो है, सारे शोक विकार सबको, हैट दुनिया में कुछ भी नहीं, सब बेकार है, शोक विकार धिक्कार दियो है। और चुटकी भर, फिर आराम से, फिर ऐसे जो करके उसको, फिर चुटकी भर मुंह माही रखो, मन तीनों लोक को राज लियो है। जैसे ही जर्दा लगता है मुंह में, दाढ़ की बगल में, ऐसा लगता है कि मानो तीनों लोकों का राज्य मिल गया। तो ताल बजावत गर्द उड़ी, गर्द का मतलब धूल। तो मैंने रेणु का बता दिया, घुटरन चलत रेणु तन मंडित, जिनकी आंखन खेह, और ताल बजावत गरद उड़ी, मन शोक विकार धिकार दियो है। तो किसके पर्यायवाची हैं ये, धूल के, रेणु खेह गर्द। भिन्न पर्यायवाची शब्द समूह है निर्जर, त्रिदंश, अमृतेश, देवता के पर्यायवाची, सुर, विबुध, भगवान, देवता। आहा, ये देवल, ये तो उसको कहते हैं देवल, देवल कहते हैं नारद जी, प्रारब्ध, भाग्य, नियति। सरसी कहते हैं जो नदी के समान, सर नदी के समान है, गंगा नदी को, ठीक है ना, सरसी, सर के समान। ये गीवाण, ये भी देवता का पर्यायवाची है, अजर ये भी देवता का पर्यायवाची, विदारक ये भी देवता का पर्यायवाची है, तो ये अलग है। तो भिन्न पर्यायवाची शब्द समूह है, ये अलग अलग है। तो राइट ऑप्शन थर्ड। आइए, ये इसके लिए मैंने आपको बताया था, ये ए बी सी और डी। दिन का पर्यायवाची कौन कौन से हैं, दिन के हैं बासर, अहन और दिवा, दो। दीपक के पर्यायवाची हैं प्रदीप, गृहमणि, दीप, तीन। दुर्ग के हैं साहब गढ़, कोट, किला, चार। देह के पर्यायवाची हैं बपु, विग्रह, कलेबर, एक। तो राइट ऑप्शन 2 3 4 1, 2 3 4 1, फर्स्ट, राइट ऑप्शन फर्स्ट। सही विलोमार्थी युग्म नहीं है, रूढ़िवादी, स्वच्छंदतावादी, रूढ़िवादी का स्वच्छंदतावादी होता है। लुप्त का विलुप्त, नए, विस्तार का संक्षेप, वरदान का अभिशाप, तो ये नहीं है। लुप्त का विलुप्त नहीं होता, लुप्त का प्रकट होता है, लुप्त का प्रकट, प्रकट, विलोप। चलिए, निरुपसर्ग से किस शब्द का विलोमार्थी नहीं बनेगा, निर्वैयक्तिक, निर्विलंब नहीं बनेगा, निर्लिप्त बनेगा, निर्विलंब नहीं बनता, विलंब का शीघ्र होता है, तो ये है विलंब। सही विलोमार्थी युग्म पहचाने, वर्तमान का भविष्य है, नहीं साहब, वर्तमान का भविष्य, वक्ता का विषय नहीं, विमुख का सम्मुख, विधर्म का स्वधर्म होता है, विधर्म का होता है स्वधर्म। तो वर्तमान का भविष्य हो गया। सही विलोमार्थी युग्म पहचाने, वक्ता का विषय, विमुख का नहीं, वर्तमान का विषय, वक्ता का विषय, धर्म का। सही विलोमार्थी युग्म पहचाने, वर्तमान का भविष्य, यही है। बाजी और वाजी,
युग्म शब्द का अर्थ है, बाजी का मतलब होता है दाब, और वाजी का मतलब होता है घोड़ा। यही है चौथा। बाजी हार गए ना, दाब हार गए। बहुत सरोवर अर्थ वाला युग्म शब्द है बहुत, बहुत, तो ये तो पुष्कल होता है, और पुष्कर सरोवर, ये है राइट ऑप्शन सेकंड। युग्म शब्द व अर्थ संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए, वही ए बी सी और डी। प्रदीप, प्रतीप, प्रदीप दीपक, और प्रतीप का मतलब उल्टा, तीन। प्रकर और प्रकार, प्रकर और प्रकार, चौथा ढंग, ये चार। प्रांजल और प्रांजलि, सुबोध और प्रांजलि जो हाथ जोड़े हो, एक। परभृत और परभृत, परभृत का मतलब तो कोयल होता है, और परभृत का मतलब होता है कौवा, दो। भैया इन दोनों में अंतर जो है ना, वो हलंत तय का है। जो बिना हलंत वाला होता है ना त, वो परभृत, वो तो होता है कोयल, और परभृत का, परभृत जो होता है वो होता है कौवा। तो राइट ऑप्शन 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो चौथा सही है। प्रष्टव्य शब्द का प्रयोग किस वाक्यांश के लिए होगा? प्रष्टव्य, प्रष्टव्य जिसे छिपाया गया हो, जिसे चिपकाया गया हो, जो पूछने योग्य हो, जो छोड़ने योग्य हो। जो प्रष्टव्य का मतलब होता है पूछने योग्य, प्रष्टव्य। वाक्यांश व अर्थ संबंधी असंगत युग्म है जो भोजन रोगी के लिए उचित हो, वो पेशल नहीं, पथ्य कहलाता है, वो तो पथ्य। ये सही है। उपकार के प्रति किया गया उपकार, प्रत्युपकार, बिल्कुल। तो असंगत है भैया, ये पहला ही है, ये तो सही है। जो पदों के रूप में हो वो पद। किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता वाक्यांश के लिए शब्द होगा पारंगत। प्रहसन का मतलब तो नाटक होता है। प्रलाप शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? प्रभु प्रलाप सुन कान विकल भये बानर किन्नर, आए गए हनुमान जिम करुणा में वीर रस। प्रभु प्रलाप सुन कान, ये जब भगवान रामचंद्र जी रावण से युद्ध कर रहे होते हैं, और मेघनाथ, मेघनाथ का जो बाण है वह लक्ष्मण जी के लग जाता है, शक्ति बाण, और उनके प्राण संकट में आ जाते हैं। भगवान रामचंद्र जी की आज्ञा से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए हुए हैं, उनको आने में विलंब हो रहा है, और भगवान राम विलाप कर रहे हैं। वो अचेतन अवस्था में हैं, वो कभी उन बेसुध हो जाते हैं, कभी होश आते ही, जो जानत बन बंधु बिछो, पिता वचन मानत नहीं हो। मुझे अगर ये पता होता कि मेरे भाई का मेरे से वन में बिछड़ना हो जाएगा, तो मैं पिताजी के वचनों को मान लेता, मैं वापस लौट जाता। तो अचेतन अवस्था में अनर्गल बातें करना मतलब बहकी बहकी बातें करना, यह है। वो बहुत सारी बातें करते हैं वो, कि सहोदर भाई मिलना मुश्किल है, और इस तरह की बातें करते हैं वो। ज्ञान का विशेष भाग कहलाता है विद्या। ये है, हुनर नहीं, हुनर तो कला ही है। जिसकी सहायता से कार्य सिद्ध होता हो, जिसकी सहायता से कार्य सिद्ध हो, उसे कहा जाएगा कार्य सिद्धि का साधन, कार्य सिद्धि का साधन। साध्य का मतलब होता है लक्ष्य, एम, गोल, और साधक साधना करने वाला। चलिए, फुफेरे भाई का संबंध किससे होता है? बुआ से। बुआ का लड़का, बुआ के पति को कहते हैं फूफा जी, और फूफा का लड़का क्या हो गया? फुफेरा भाई। पिता की अन्य स्त्रीलिंग संतान कहलाती है, पिता की अन्य स्त्रीलिंग संतान कहलाती है बहन, नहीं बहन, नहीं बहन, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, बहन।
पुत्र पुत्री की पुत्री को कहा जाता है, भैया दोनों ही कहा जाता है, दोहित्री भी कहा जाता है, जिसको हम दोहिती कहते हैं ना। हाँ, निम्न ये अरे ये पहला दूसरा दोनों ही है ना, नातिन भी कहते हैं और दोहित्री भी कहते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, ओ यही है, ये तो सब सही है। शब्द होता है बृहस्पति, वाणी का है पति जो बृहस्पति। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द नहीं है बहुल्यता, बहुलता बाहुल्य ये दोनों ही सही। बहिष्कार शब्द में अशुद्धि का कारण है अनावश्यक व्यंजन, व्यंजन ब्रह्मभंग, अनुचित व्यंजन, अनुचित प्रत्यय प्रयोग, अनावश्यक व्यंजन, आवश्यकता किसी अनुचित व्यंजन। अनुचित व्यंजन है, अनुचित व्यंजन। अनावश्यक का मतलब तो होता है कि अगर जहां आवश्यकता एक की हो और आ जाए दो दो, यहां तो क्या है, ये सैको से है, ये शब्द होता है बहिष्कार, बहिष्कार, तो ये शब्द है अनुचित व्यंजन। यह काम आप पर निर्भर करता है, वाक्य किस शब्द को हटा देने से शुद्ध होगा, करता है। यह काम आप पर निर्भर है, कर्ता को हटा दीजिए, देख लो आप पढ़ के, यह काम आप पर निर्भर है, मतलब आप ही करोगे इसको। अशुद्ध वाक्य वाला विकल्प है पति पत्नी के झगड़े, पति पत्नी के झगड़े के कई कारण हो सकते हैं, बिल्कुल। अभंग एक मराठी छंद है। बच्चा मिठाई लेकर भागता हुआ मेरे पास आ गया, भागता नहीं दौड़ता, दौड़ता, अरे यार दौड़ता। देखो भागना होता है दबाव में होने वाली क्रिया है, ये क्या है, अस्वाभाविक क्रिया है। बालक दौड़ता है, चोर भागता है, अपराधी क्या है, अपराधी भागते हैं और सामान्य व्यक्ति दौड़ता है। जैसे पीटी उषा दौड़ रही है, जो थोड़ी कहेंगे पीटी उषा भाग रही है, दौड़ते चोर के पीछे पुलिस भाग रही है, नहीं, भागते चोर के पीछे पुलिस दौड़ रही है। तो दौड़ना जो है वो स्वाभाविक क्रिया है और भागना अनैतिक क्रिया है, दबाव में होने वाली क्रिया है। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने हेतु तैयार हूं, स्पष्टीकरण करने हेतु तैयार हूं, तो करना नहीं होता भैया, देना, स्पष्टीकरण देने, देने हेतु, तो यहां करने की गलती है ये। ठीक है, अगला देखिए भैया, भाटिया आश्रम सूरतगढ़ व जयपुर सेंटर के माध्यम से एलडीसी की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें 21 बड़े पेपर होंगे, जिसमें 21 फर्स्ट पेपर के और 21 सेकंड पेपर के होंगे। इसलिए आप उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और औरों को भी अवसर दें। धन्यवाद। वह 6 बजे तक लौट आएगा, वाक्य में वह 6 के बीच में एक शब्द का प्रयोग करना हो तो कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा। अब देखो आप, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो यहां पर लिखना हो वह लगभग 6 बजे के बीच, मतलब वह 6 बजे, लगभग 6 बजे लौट आएगा। अब मान लो यहां लगभग शब्द जोड़ना है तो वह लगभग 6 बजे, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने इस हंस चिन्ह के माध्यम से जो लगभग शब्द रह गया था उसको हमने जोड़ दिया, तो यहां पर हंस पद है, ये राइट ऑप्शन फर्स्ट है, मतलब फोर्थ। बच्चा बीमार था इसलिए धीरे धीरे चल रहा था, धीरे धीरे हाइफन लगेगा, सीधे सीधे हो गया,
धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, हौले हौले, सने सने, पुने पुने, बार बार, घर घर, द्वार द्वार। तो कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, धीरे धीरे। इसको हाइफन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हाइफन, HYPHEN, हाइफन। जब कोई बात अचानक अधूरी छोड़ दी जाती है तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसमें क्या होता है, कुछ कुछ अपरिहार्य कारण होते हैं। मान लीजिए हम अपनी बात कहना नहीं चाह रहे हैं, या हम कोई गाली गुप्ता का प्रयोग कर रहे हैं, या हम कुछ भी, अब मान लो हमारी कोई मजबूरी है, अब आगे कुछ बोलना नहीं चाहते, तो फिर हम क्या करते हैं? यहाँ भैया हंस पद नहीं, अवतरण चिन्ह बिल्कुल नहीं, निर्देशक चिन्ह बिल्कुल नहीं, योजक चिन्ह बिल्कुल नहीं। हम करते हैं भैया, अब यहां पर देखो इनमें से कोई भी नहीं है, मैं आपको यहां एक किसी को हटा करके मैं यहां पर लोप चिन्ह लिख रहा हूं, है ना, लोप चिन्ह। ऐसे मान लो इस लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा 3 डॉट लगा देते हैं, 3 5 इस तरह से डॉट लगाते हैं। होता है ना, जैसे मैं बस एक बार वो मिल जाए, मैं फिर उसकी डॉट डॉट डॉट। तो राइट ऑप्शन, तो ये मैं हटा रहा हूं इसको, है ना, और ये लोप चिन्ह का प्रयोग। यद्यपि वह मेरी स्थिति जानता था, फिर भी उसने मुझे धता बता दिया। धता बताना, धता बताना। मुहावरे का अर्थ है धोखा देना, नो, चुप रहना नहीं, चालाकी से टाल देना ये है, चालाकी से धोखा देना यही है, चालाकी से टाल देना। आपने देखा होगा गांव में कुछ लोग बाग बड़े कलाकार होते हैं, आप किसी के पास पैसा मांगने जाओ, आपको बहुत जरूरी काम है, और वो जानते हैं कि यार ये बेचारा बहुत परेशान है, तो ये पैसा भी लोग उन्हीं को देते हैं जो पैसे वाले होते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के यहाँ शादियां होती हैं, बड़े बड़े पैसे वालों के यहाँ पे, तो जितने भी रिश्तेदार हैं ना, वो सब, भाई साहब कोई बात आवश्यकता हो तो मुझे बता देना, पैसे लाया हूं मैं। और अगर किसी गरीब की शादी हो, गरीब रिश्तेदार की हो रही हो ना, अरे महाराज फोन ही नहीं उठाएंगे, को तो शादी में जाए ही नहीं, बोले यार वो पता नहीं कुछ मांग नहीं ले, ये स्थिति है। तो और अगर आप जैसे मान लो पैसा मांगने भी चले गए ना, अरे यार तेरी सौगंध भैया, अगर तू 1 घंटा पहले भी आ जाता ना तो यार तेरा काम हो जाता, यार मैंने अभी 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 फलाने को दिए पैसे, यार तू अगर कोई बात थी ऐसी तो यार भले आदमी मुझे फोन कर देता यार। ऐसा लपेटमा मारेंगे कि देने भी नहीं पड़े, और बहुत बड़ी चालाकी से उस आदमी को टाल देते हैं कि यार सॉरी यार तू 1 घंटा पहले कह देता ना तो यार तेरा काम हो जाता। तो कहने का मतलब, धता बताने का मतलब है चालाकी से टाल देना। राइट ऑप्शन मुहावरे व अर्थ संबंधी अनुचित विकल्प है ध्वज फहरना, ख्याति पाना, बिल्कुल सही है। नाक रखना, करारा, नो। दिल भर जाना, शोकाकुल होना, दुर्वासा बनना, अत्यंत क्रुद्ध होना। नाक रखना ये गलत है। नाक रखना करारा जवाब देना नहीं, नाक रखना मतलब इज्जत रखना, नाक रखना इज्जत रखना। इसका अर्थ क्या होगा? इज्जत रखना, इज्जत रखना। हाँ ठीक है, चलो। संभवतः मोहन की पत्नी के हाथ में उसकी नकेल रहती है, नकेल हाथ में होना, इसलिए वह पत्नी से बिना पूछे कोई निर्णय नहीं लेता। ये तो सरासर भैया क्या है भाई, गुलामी करना, बस में होना, ये है भैया, बस में होना है, पत्नी के बस में भैया, उसके कहे से तो वो बिल्कुल नहीं। उठे तो उठो और बैठो तो बैठो। जो व्यक्ति जानता है कि जैसी तेरी बांसुरी वैसे मेरे गीत, ब्रजभाषा में कहते हैं जैसे तेरी कोमरी वैसे ही मेरे गीत, जैसा चेहरा वैसा ही तिलक, तो शकल देख के टीका कर देगा, है जैसी तेरी कोमरी वैसे ही मेरे गीत। तो यहां पर वही है, जैसी तेरी बांसुरी वैसे मेरे गीत, जीवन का सार है
तो वह कभी गलत कार्य नहीं करता। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ है हमेशा सतर्क रहना चाहिए। नो, सोच विचार कर काम करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। लालच में पड़कर गलत काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। गुण के अनुसार ही ख्यात, हाँ, गुण के अनुसार ही प्राप्ति होती है सर। बस अगर आप में गुण हैं तो सब कुछ है, अन्यथा कुछ नहीं है। परिश्रम करने वाले को ही अच्छा फल मिलता है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। राइट ऑप्शन फर्स्ट ही है भैया। जिनके हाथ डोई उसका सब कोई, जिसको पिया चाहे वही सुहागिन। इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकोक्ति व अर्थ संबंधी उचित विकल्प है। लोकोक्ति व अर्थ संबंधी, जैसा राजा वैसी प्रजा, नियमानुसार ही कार्य होता है। नहीं, जैसे नागनाथ वैसे ही सांपनाथ, सब एक दूसरे का बुरा चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, हर किसी पर विश्वास नहीं किया जाता, इनमें से कोई नहीं। लोकोक्ति व अर्थ संबंधी उचित विकल्प है। जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, सब एक दूसरे का बुरा चाहते हैं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इनमें से कोई नहीं है भैया। चौथा सही है। जैसा राजा वैसी प्रजा, मतलब राजा के अनुसार प्रजा। जैसे नागनाथ वैसे ही सांपनाथ, मतलब सब एक समान, समान प्रकृति के होना। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो जो बोलते हैं ना, जो ज्यादा बोलते हैं वो कुछ नहीं करते। जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं। यह है। ओहो, एरेडिकेशन। मैंने ये पिछली बार भी आपको बताया था कि मैंने इनके ये वो लिख दी है उच्चारण। एरेडिकेशन का हिंदी अर्थ है एरेडिकेशन। एरेडिकेशन का अर्थ होता है उन्मूलन। सत्यनिष्ठा शब्द बोधक, वो सत्यनिष्ठा अर्थ बोधक पारिभाषिक शब्द है। रिजोल्यूशन, इंटीग्रिटी, ऑनरेरियम। तो इंटीग्रिटी राइट ऑप्शन सेकंड है। सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। पारिभाषिक शब्द व हिंदी अर्थ संबंधी अनुचित विकल्प है मसौदा, एजेंडा। बिल्कुल, एजेंडा मसौदा को कहते हैं। एग्जीक्यूशन, प्रत्यावर्तन नहीं। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कार्य निष्पादन या कार्य संपादन। और एम्प्लॉयर का मतलब होता है नियोक्ता। ये बिल्कुल सही है, तो राइट ऑप्शन सेकंड। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कार्य संपादन या कार्य निष्पादन, प्रत्यावर्तन नहीं। इंडेमनिटी का हिंदी अर्थ क्या होगा? इंडेमनिटी, प्रलेखन, एकमत, क्षतिपूर्ति। इंडेमनिटी। मिनट्स, अब देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी। मिनट्स का मतलब होता है कार्यवृत्त का, कार्यवृत्त। ये पत्र लेखन में भी आता है ये मिनट्स। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है निर्धारित, एक। राइट ऑप्शन फर्स्ट। अवेयंस का मतलब होता है स्थगन, फोर। और ज्यूरिस्डिक्शन, न्यायाधिकार क्षेत्र, दो। इनका मैंने उच्चारण लिख दिया है। मिनट्स, प्रिस्क्राइब्ड, अवेयंस और ज्यूरिस्डिक्शन। तो 3-1-4-2, 3-1-4-2, 3-1-4-2 सेकंड। देखो बेटा, मैं अपनी भी बात बता रहा हूं। मुझे जब इनका उच्चारण पता लग जाता है तो मैं अपने आप पता लगा लेता हूं कि इसका अर्थ ये होगा। और अगर इनका उच्चारण पता नहीं है ना,
तो फिर पता लगाना बहुत मुश्किल है। ये अपनी पुस्तक आती है हिंदी व्याकरण भाष्य डॉक्टर इंदिरा अशोक, इसमें आपको उच्चारण भी दे रखे हैं वो, इसलिए बहुत अच्छी पुस्तक है जिसमें पारिभाषिक शब्दावली को उच्चारण सहित समझा रखा है। पर एकमात्र पुस्तक है, और तो है ही है, वो अल्टीमेट है, नो डाउट। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में है। पारिभाषिक शब्द व हिंदी अर्थ संबंधी सही विकल्प है। पारिभाषिक शब्द व हिंदी अर्थ संबंधी सही विकल्प है अबोलिश। अबोलिश का मतलब होता है उन्मूलन, तो ये विपन्नता नहीं। रेस्ट्रोपैक्टिव, रेस्ट्रोपैक्टिव इसका अर्थ होता है पूर्व प्रभावी, पर्यवेक्षण नहीं, बिल्कुल नहीं। डिस्क्रेपेंसी इसका अर्थ होता है विसंगति, और हेरिडिटरी वंशानुगत, प्रतिवादी नहीं। तो इसका मतलब है डिस्क्रेपेंसी का मतलब होता है विसंगति, डिस्क्रेपेंसी। पारिभाषिक शब्द व हिंदी अर्थ संबंधी सही विकल्प यही है, क्योंकि पहले का होता है मूल्यांकन, दूसरे का होता है पूर्व प्रभावी, तीसरे का होता है विसंगति, और चौथे का होता है वंशानुगत। तो इसमें से विसंगति वाला राइट है। तलवार का खेत हरा नहीं होता, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में यही बात बतलाई है। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ है तलवारों का खेत हरा नहीं होता, अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता, बुराई का बदला भलाई से दो, अत्याचारी का कोई साथ नहीं देता, बुराई ज्यादा दिन नहीं चलती, अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता, तो तलवार का खेत हरा नहीं होता, तो अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता। लोकोक्ति व मुहावरे संबंधी असंगत विकल्प कितने हैं? जो गुड़ खाए सो कान छिदाए, नहीं, जो अपना है वही साथ देगा, नहीं, जो गुड़ खाए सो कान छिदाए, मतलब भाई जिसको लाभ लेना है, ठीक है ना। अरे भाई जो मजा लेगा उसी को तो सजा मिलेगी, तो जिसको जो लाभ लेगा वही तो सजा भोगेगा। जो बोले सो घी को जाए, मतलब ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, ज्यादा बोलने से परेशानी पैदा होती है। जोगी का बेटा खेलेगा तो सांप से, इसका मतलब है चूहे के जाए बिली खोदते हैं। पिता के गुण बच्चे में आते ही हैं, बाप है पुत पिता पर थोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। डायन को दामाद प्यारा, खराब लोगों को अपने ही प्यारे लगते हैं, बिल्कुल। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी अपनी मां को डांकिन नहीं बताता। लोकोक्ति और मुहावरे संबंधी असंगत विकल्प कितने हैं? तीनों ही विकल्प हैं ऊपर वाले, 1 2 3, 1 2 व 3, चौथा सही है। तबेले की बला बंदर के सिर, करे कोई भरे कोई, अपराध कोई करे सजा किसी और को मिले, यही है भैया तीसरा। पानी में आग लगाना, छोड़ो रिया ब्रिज को बसबो, जहां पानी में आग लगाएं लुगाई, असंभव को संभव करना। मोहन अपनी गलती पर अत्यधिक लज्जित हो रहा था, वाक्य में किस मुहावरे का प्रयोग हुआ है? पानी पानी होना, लज्जित होना मतलब पानी पानी होना, वह पानी पानी हो गया, बेहद लज्जित हो गया। यहां देखो आप, ABCD। पानी के मोल बिकना, बहुत सस्ता होना, 2। पंख ना मार पाना, पहुंच में ना होना, 3। फूल सूंघ कर रहना, हाँ सूंघ के रखना, बहुत कम खाना होगा भैया, 4था। और फकीर हो जाना, साधु हो जाना, 1। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, तीसरा। द्वंद्व समास में पूर्व पद व उत्तर पद के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। माता पिता, माता पिता, पिता पुत्र, धर्म अधर्म, हाइफन का प्रयोग।
प्रेमचंद जी द्वारा लिखित बूढ़ी काकी कहानी हमारे पाठ्यक्रम में लगाई गई है। वाक्य में किस शब्द को अवतरण चिन्ह से दर्शाया जाएगा? बूढ़ी काकी, इसको ही लिखा जाएगा बूढ़ी काकी, ऐसे लिखा जाएगा। इसको 6-9 में बंद किया जाएगा। किसमें? 6-9। द्वारका प्रसाद, बहू की विदा तभी होगी जब हमारे द्वारा मांगी गई वस्तुएं दे दोगे। वाक्य में द्वारका प्रसाद शब्द के बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? ये है ये, जिसको हम क्या कहते हैं? निर्देशक चिन्ह कह लो या विस्तारक चिन्ह कह लो। विस्तारक, या जिसको हम अंग्रेजी में कहें तो DESH डैश, ये होता है। ये योजक चिन्ह से बड़ा होता है। तो राइट ऑप्शन थर्ड। ऐसी एकाध कहानियां और सुनाइए। अब एकाध का मतलब एक या आधी, तो कहानियां बहुवचन क्यों आएगा भैया? तो कहानी है, इसमें तो कौन सा वचन संबंधी अशुद्धि है? कहानी, एकाध कहानी, क्या आएगा? कहानी। भरत के लिए अब अयोध्या का राज्य एक थाती था। ओ महाराज, थाती नहीं, था थी। थाती। थाती माने धरोहर। थाती मीन्स धरोहर। तो अनावश्यक संज्ञा, अनुपयुक्त संज्ञा, अशुद्ध वर्तनी, वाक्य शुद्ध नहीं है, अशुद्ध वर्तनी। सायंकाल का समय अत्यधिक सुहावना होता है। सायंकाल का समय, तो समय आ गया। तो जहां आवश्यकता किसी एक शब्द की हो और आ जाए वहां पर समानार्थी एक से अधिक शब्द, तो वहां पर होता है अनावश्यक संज्ञा संबंधी अशुद्धि। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है लघुत्तर। गलत, ये होता है लघुत्तर, दीर्घ संधि है। वांग्मय, वांग्मय, वांछनीय सही। विजिगसा शब्द किस कारण से अशुद्ध है? ये तो शब्द ही नहीं होता महाराज। जीतने की इच्छा, ये शब्द होता है विजिगीषा। विजिगीषा, जीतने की इच्छा। तो इसमें क्या है? अनुचित व्यंजन प्रयोग, अनुचित प्रत्यय प्रयोग, स्वर लोप। ये है, स्वर का लोप हो रहा है इसमें से, बड़ी ई का लोप हो गया। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द समूह पहचाने। विमर्श, विदित, विनो, विकास, वाक्पटु, विस्मरण, विषाद, वेशभूषा, नहीं, यह विकास। संबंध व संबंधी शब्द वाला असंगत युग्म पिता का बड़ा भाई बाबा, पुत्र की स्त्रीलिंग संतान। ओ नो, पुत्र की स्त्रीलिंग संतान, पुत्र की स्त्रीलिंग संतान कहलाती है पौत्री। पौत्री। स्वयं की स्त्रीलिंग संतान बेटी। तो ये है। माता का पिता किस नाम से संबोधित किया जाता है? नाना। मातुल तो मामा होता है। मातुल क्या होता है? मामा। मामा। भाई की पुल्लिंग संतान को कहा जाता है भतीजा, और स्त्रीलिंग संतान कहलाती है भतीजी। बहन की संतान कहलाती है भांजी और भांजा, है ना। व्यक्ति प्रेम और हर्ष से होता है, व्यक्ति प्रेम और हर्ष से होता है पुलकित। जिसके अधिकार में अन्य राजा भी हों वह सम्राट कहलाता है। और तो सब राजा ही।
मित्रों, ग्रेड फर्स्ट की ऑफलाइन ये टेस्ट सीरीज चल रही है। कुल 18 बड़े पेपर हैं प्रथम प्रश्न पत्र के और 18 पेपर हैं द्वितीय प्रश्न पत्र के, तो टोटल 36 पेपर होंगे और ये टेस्ट सीरीज 8 फरवरी से चालू होगी। ऐसे ही द्वितीय श्रेणी अध्यापक के प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ये 15 फरवरी 2026 से होगी और पहले पेपर ये 15 फरवरी से स्टार्ट होगी ये टेस्ट सीरीज। ग्लानि शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? मानसिक कष्ट के संदर्भ में, शारीरिक रोग के संबंध में और बुरे कार्यों के संदर्भ में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा होता है मानसिक कष्ट के संदर्भ में और शारीरिक रोग के संबंध में, क्योंकि जिनको बहुत ज्यादा प्यास लगती है और उनको पानी नहीं मिलता तो वो भी ग्लानि होता है। मूर्छा की स्थिति में ये एक क्या बोलते हैं, वो है ये मनोविकार है। वाक्यांश व शब्द संबंधी असंगत विकल्प कितने हैं जो पूर्व में था पर अभी नहीं है? ये तो होगा भूतपूर्व। मांग कर जीविका चलाने वाला फकीर जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके वह है बोधगम्य। जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो बहुश्रुत। तो दूसरा और तीसरा गलत है भैया, ये नहीं होगा। दूसरा पहला व तीसरा फर्स्ट। भवितव्य शब्द का प्रयोग किस वाक्यांश के लिए होगा? भवतव्यानाम भवन्ति द्वाराणि सर्वत्र। अभिज्ञान शाकुंतलम। जो होनहार होता है उसके लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। जो निश्चित रूप से समाप्त हो गया हो, जो पहले के अनुसार ही हो, जो भविष्य में निश्चित रूप से होने वाला हो, जो भविष्य के अनुसार निश्चित किया गया हो, नहीं, जो भविष्य में निश्चित रूप से होने वाला है। भवतव्यानाम भवन्ति द्वाराणि सर्वत्र। विस्मित, चकित, विस्मित भूला हुआ, विस्मृत का मतलब भूला। ए बी सी डी। बलि माने बलिदान और बलि का मतलब बलवान। 3। भीति माने भय, डर और भित्ति माने दीवार। पहला। मोर माने मुकुट, सिरमौर होता है ना, और मोर का पक्षी। 4। मति माने बुद्धि और मति माने राय वाली। 2। 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 सेकंड। सही विलोमार्थी युग्म नहीं है। शुद्धता, विशुद्धता, विधर्म, स्वधर्म, व्यक्ति, समाज, विभिन्न, अभिन्न। शुद्धता, विशुद्धता। शुद्धता का होगा अशुद्धता। विलोम शब्द संबंधी असंगत युग्म कौन से हैं? सविकार का निर्विकार, सदगति का विगति, दुर्गति होता है। दुर्गति। संपत्ति का होता है विपत्ति। सब संस्कृति का होता है विकृति। तो 2 3 4 2 3 4 2 3 4 ये है। भिक्षा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मधुकरी, याचक वृत्ति, भीख, क्षुधालु, कोई तो भूखा है।
प्रभूत, विलुप, विलुप, विपुल और अपार, बहुत के लिए पर्यायवाची, बहुत के लिए। प्रभूत, विपुल और अपार, बहुत की पर्यायवाची। तत्सम तद्भव का अनुचित युग्म है, चित्रकार का होता है तद्भव, चित्रकार का चितेरा, चितेरा। और गड्डलिका का गडरिया, गडरिया। चंचू का चौंच, बिल्कुल, एक व दो, दोनों। किस विकल्प में तत्सम शब्द समूह है? तत्सम, खप्पर, क्रोधी, केवड़ा, गहन, गुहा, घात, किसान, कन्नौज, क्यारी। नो, गहन, गुहा, घात दूसरा है। भाववाच्य का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? मुझे यह दर्द सहा नहीं जाता, बच्चे से खाना खाया नहीं गया, रमा से चुप नहीं रहा जाता, रमा से चुप नहीं रहा जाता, मुझसे दर्द नहीं। ये तो सकर्मक है, तो तीसरा है भाववाच्य। हाँ, वाच्य संबंधी असंगत विकल्प है, मैं उसे कुछ रुपये दे आया हूं, कर्तृवाच्य। मैंने बच्चों को डांट दिया था, मैं बिना सोचे समझे चला आया, दीपक इन दिनों घूमने गया हुआ है। ये कर्तृवाच्य है। मैंने बच्चों को डांट दिया था, ये भी कर्तृवाच्य है वैसे, लेकिन इसको भाववाच्य है, तो राइट ऑप्शन वाच्य संबंधी असंगत है। ये मैंने बच्चों को डांट दिया था। वृत्ति व उदाहरण संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। वृत्ति व उदाहरण संबंधी, ए, बी, सी, डी। आज्ञार्थ वृत्ति, जिसमें आज्ञा दी जाए। कदाचित नो, ईश्वर आपको, बच्चा आंगन में खेल रहा है, कभी हमारे यहां भी आइएगा, कभी हमारे यहां भी आइएगा। दो, अनुरोध है। आदेश, आदेश, आज्ञा, अनुमति, उपदेश, निवेदन, ये सब आज्ञार्थ वृत्ति में आते हैं। कभी हमारे यहां भी आइएगा, तो ये अनुरोध किया जा रहा है। दूसरा, इच्छार्थ वृत्ति, जिसमें आशीर्वाद, शुभकामना, मंगल कामना, इच्छा प्रकट की जाए, किसी को बद्दुआ दी जाए, वो आएगा। इच्छार्थ वृत्ति, ईश्वर आपको अन्न जल दे। तीसरा, संभावनार्थ वृत्ति, जिसमें संभावना व्यक्त की जाए, कदाचित हम आपसे पहले लौट आए, संभव है, कदाचित, लगता है, हो सकता है, पहला, संभव है। निश्चयार्थ वृत्ति, जिसमें किसी कार्य का होना निश्चित होता हो, बच्चा आंगन में खेल रहा था, बिल्कुल निश्चित हो रहा है। चौथा, तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4। फर्स्ट, बरसात होगी तो सर्दी भी बढ़ जाएगी, वाह, संकेतार्थ वृत्ति है। यदि तो, देखो मैं आपको बता देता हूं, इसमें सामान्य भूत, सामान्य भूत, या ऐसे करो आप, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, भूत, सामान्य, अपूर्ण, वर्तमान। जितने ये इनके कालों के वाक्य इसमें आ जाएंगे। इसमें संभाव्य
संभाव्य भूतकाल, संभाव्य भूतकाल और संभाव्य वर्तमान काल, वर्तमान काल, इसके वाक्य आ जाएंगे। संकेतार्थ वृत्ति में सशर्त, सशर्त का मतलब हेतु, हेतु मद, सशर्त भूतकाल व वर्तमान काल, इसके वाक्य आ जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रख लें। आज्ञार्थक वाक्य में जो आज्ञार्थक वाक्य होते हैं वो आ जाएंगे। तो बरसात होगी तो सर्दी भी बढ़ेगी, बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी, यदि वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। संकेतार्थ वृत्ति। भिन्न भाववाचक संज्ञा पद हैं तरावट, बनावट, रुकावट, सजावट। अब देखो, ये वही है। बनाना से और रुकना से, सजाना से, आवट प्रत्यय लगा करके, इनमें सब में आवट है। तो ये क्रिया से बने हुए हैं और ये मूल शब्द से है, ये मतलब ये उससे है, भाव से है, मतलब तर प्लस आवट। तो भिन्न भाववाचक शब्द है तरावट। तुम आप अपनी सुनते हो, बस आप में रहते हो, निजवाचक है भैया, निजवाचक अन्य पुरुष। तुम आप की सुनते हो, बस आप, तुम आप की सुनते हो, बस आप में रहते हो। आप शब्द किस भेद के लिए अंतर्गत हुआ है? केवल निजवाचक अर्थ। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संज्ञा और सर्वनाम दोनों का प्रयोग हुआ है? किसी ने मुझे रोक लिया था, आप उन्हें कुछ मत कहना, वह मौन धारण कर चुका था, वे आपके पास, वे मौन धारण, तो वह और मौन ये है। सह उपसर्ग से बना शब्द नहीं है सहित। ये तो सह प्लस ज, सह प्लस गान, सह प्लस च। सही समास विग्रह किस विकल्प में नहीं हुआ है? रस में डूबा हुआ गुल्ला, हाथ से चलाया जाने वाला करघा, जलपोत, जल से चलने वाला पोत, पानी से बनने वाली बिजली। नहीं साहब, जल में चलने वाला पोत। सी की जगह पे क्या आएगा? मैं। ये गलत है। सही समास विग्रह किस विकल्प में नहीं हुआ है? तो तीसरे में, जलपोत में। मित्रों, आपका ये 5वां बड़ा पेपर आज सॉल्व हो गया है। मैंने इसका सॉल्यूशन दे दिया है।
मैं मानता हूं कि आप इससे सहमत होंगे और अपेक्षा है कि ये जो सॉल्यूशन है वो मैंने तर्कसंगत दिया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई असहज होने जैसी स्थिति नहीं है। मेरा एक आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आपको लगे कि मेरे द्वारा कोई ऐसी चीज बताई गई है जो असंगत है, तो उसके लिए आप मुझे अपनी सहमति असहमति प्रदान करें। मैं अपने आप में सुधार करूंगा और प्रयास करूंगा कि मैं उसमें कुछ परिवर्तन करूं, क्योंकि मैं शिक्षक कम और विद्यार्थी ज्यादा हूं। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे भाटिया आश्रम के विद्यार्थी एक के बाद में एक अपनी सफलता का परचम फहरा रहे हैं। मित्रों, आपको ये जानकर बड़ा गर्व होगा कि हम उस संस्थान से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मेरे रूप में और चाहे आप विद्यार्थी के रूप में। मैं खुद अपने आप में ये गर्व अनुभव करता हूं कि मैं ऐसे संस्थान का हिस्सा हूं जो निरंतर राजस्थान में नई उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। अभी कुछ रिजल्ट्स आए हैं, उनके आधार पर जो कुछ भी आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, वो बिल्कुल अक्षर से सत्य है कि जेल प्रहरी का जो रिजल्ट आया है उसमें इसी संस्थान के विद्यार्थी राम अवतार धांधा की पहली रैंक आई है और इसी परीक्षा में छठी रैंक संगीता ठोलिया की आई है। दोनों ही छात्र प्रशंसा के हकदार हैं। मैं उनको तहे दिल से साधुवाद देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वहीं पटवारी जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें प्रथम रैंक सतपाल दहिया की आई थी और जो बीडीओ का ग्राम विकास अधिकारी का जो रिजल्ट आया उसमें तीसरी रैंक दिनेश कुमार की आई थी और छठी रैंक लवप्रीत की आई थी। अब आप सोच सकते हैं कि हम राजस्थान में एक ऐसी पहचान रखते हैं जो विद्यार्थियों के हित में अपना सब कुछ समर्पित किए हुए है। तो मैं तो अपने आप में ये अनुभूति करता हूं कि यदि कोई शिक्षक किसी ऐसे संस्थान से जुड़ा हुआ है जो बिना किसी लोभ और लालच के केवल और केवल छात्रों के हित में कार्य कर रहा हो, मैं मानता हूं कि यह हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रवीण भाटिया जी को, जिन्होंने बिना किसी प्रशंसा के निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में इस संस्था को जीवंत किए हुए हैं। आज ये संस्था बहुआयामी परीक्षाओं में हर दृष्टि से, हर प्रकार से अपनी पहचान कायम किए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। मैं चाहता हूं कि वह अवसर आए कि मैं इसी प्रकार से आप लोगों का भी इतने बड़े मंच से
जिसकी गूंज पूरे राजस्थान में गूंजती है, मैं आपके भी नाम का गुणानुवाद करूं। आप इस संस्था के सौभाग्यशाली विद्यार्थियों में गिने जाएं। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय राजस्थान।